पत्रकार बंधुओं का हम अम्बेडकर समाज पार्टी की ओर से हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। आप लोगों ने बहुमूल्य समय निकाला और समय से पहले आकर ये जता दिया कि आज भी मीडिया जागरूक है। आपको पता है फोरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस, इनके फाउंडर और बानी संस्थापक अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी आज उपस्थित हैं और जो विषय है उसको पूरी तरह से डिटेल में वो आपके समक्ष रखेंगे और फिर आप जो है जो भी सवालात आपके होंगे, जो भी प्रश्न होंगे, उसका उत्तर दिया जाएगा। मैं आदर और सम्मान के साथ विनती करता हूँ भाई तेज सिंह जी मीडिया को संबोधित करें। धन्यवाद भाई हाफिज गुलाम सरवर साहब, आप हमारे पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। तारुफ करा दूँ, ये मेरे जो बगल में बैठी हैं मोहतरमा समन सिंह हैं, ये भी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वुमेन्स विंग की। मैं नेशनल प्रेसिडेंट अम्बेडकर समाज पार्टी एंड पैटर्न फॉरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग। हम लोग पूरे देश में ये जो मॉब लिंचिंग जैसा जघन्य अपराध हो रहा है उसके हम खिलाफ उनके साथ में मॉब लिंचिंग की जो फैमिली है, जिस समय मॉब लिंचिंग होती है तो बहुत सारे लोग आते हैं, नेता जाते हैं, तमाम बातें करते हैं, सरकार भी आती है, लेकिन उसके बाद कोई इनको बेचारों को मुड़ के नहीं देखता। तो हम लोग जो फॉरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस है, हम इनके रिहैबिलिटेशन के लिए और इनके जो खैर उसकी जो उनको नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हम सरकार के साथ मिलकर सरकार से बातचीत करके हम इनके रिहैबिलिटेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि पूरा विश्व चांद पे 1969 में पहुँच गया था। भारत भी अब पीछे नहीं है मिसाइल और इन सारी बातों को देखते हुए, लेकिन ये मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? आखिर मॉब लिंचिंग करने वाले कौन लोग हैं? अगर मॉब लिंचिंग तो यह है तो कोई किसी भी शख्स को, जो शख्स हो या संस्था हो, किसी को इस देश का कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। इस देश का संविधान किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? किसी भी एक आदमी को, दो आदमी को कोई भी आरोप लगा के, सही हो या गलत हो, मैं उसमें नहीं कहना चाहता, ये आखिर क्यों मार दे? उसके लिए कानून है। अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए कानून है। कानून का गड़बड़ा कराइए, पुलिस को रिपोर्ट कराइए, आगे चलिए, डिमॉन्स्ट्रेशन करिए, बहुत सारी बातें उनको सजा दिलवाने के लिए। लेकिन कानून में हाथ देकर किसी भी व्यक्ति को मार देना और व्यक्ति समूह को मार देना, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। आज के ज़माने में हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो 21वीं शताब्दी में हैं और हम लोग जो मारामारी जिस तरह से हो रही है, तो वो मारामारी तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं सभ्यता का हम कोई परिचय दे रहे हैं। भारत हमारा दुनिया में मिस्र के बाद में भारत सभ्यता में एक नंबर था। पूरी दुनिया में लोग हमारा अनुसरण करते थे। आज क्या यही मॉब लिंचिंग में अनुसरण करें? किसी दलित को मार देना जो बेचारा किसी को नहीं, किसी लायक नहीं होता, या किसी मुसलमान को मार देना, इसी में हमें शाबाशी मिलती है। आखिर कौन लोग हैं? हम आपके जरिए भी और पूरे समाज से, और जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार और झारखंड कोई डैम है इसके। मॉब लिंचिंग इतना होता है कि कभी भी कोई किसी को मार दे, पर क्या होता है क्या नहीं होता वो बाद में देखा जाता है। मैं जानना चाहूँगा आप लोगों के जरिए, पत्रकार बंधुओं के जरिए, इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार और इस देश के तमाम जो चाहे मानवाधिकार आयोग है, चाहे महिला आयोग है, चाहे और दूसरे आयोग हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो इस बात का वो आज क्यों इस मॉब लिंचिंग को नहीं रोक पा रहे? अभी आपके गुजरात का ही बिहार का ही बात है कि छठ के दिन कोई लड़का किसी से मिलने के लिए गया, मुस्लिम था, इसलिए उस पर कहा कि छेड़खानी कर रहा था, मार दिया। आपके किसी रिएक्शन नहीं आ रहा, शायद पटना के आसपास की कोई वारदात है। तो आखिर ये मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? इसका मॉब लिंचिंग कुछ लोग करके क्या साबित करवाना चाहते हैं? गाय माता के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर ये सारी बातें इस देश में क्यों हो रही है? इनके कोई मायने नहीं है। ये हमारा जहाँ तक हिंदू धर्म है या कोई भी इस्लाम है, हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम धर्म के नाम पर मारामारी करें, गाय के नाम पर मारामारी करें। देखिए, गाय को हम हिंदू लोग माँ मानते हैं, गौ माता कहते हैं। गौ माता की रक्षा करना, गौ माता की हिफाजत करना, हम अगर उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, हम हिंदू लोग अगर हम गौ माता की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कसूरवार मुसलमान थोड़ा ही है।
जहाँ तक बीफ ईटिंग की बात है, पूरी दुनिया खा रही है और हमारे गोवा में बीफ ईटिंग बंद नहीं है, केरला में बीफ ईटिंग बंद नहीं है, आसाम में बंद नहीं है। चलो जो है मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ तो मुसलमान अब इस गाय की मारामारी से भी अलग है, वो नहीं करते। जहाँ तक कि गाय की बात है, बीफ एक्सपोर्ट करने वाली 9 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें 10 कंपनियों के मालिक हिंदू हैं और वो उनमें ज़्यादातर बीजेपी के नेता हैं या बीजेपी के समर्थित लोग हैं। तो ये आखिर ये क्या गाय के नाम पर मुसलमानों को मार के, दलितों को मार के ये क्या करना चाहते हैं? उन्होंने में आपको सुना होगा, सूरत अंदर की बात है कि गाय की खाद उतारने के चक्कर में 4 लड़कों को गाड़ी से बांध के, कार से बांध के खींचा और मारा गया। गुजरात की घटना, कितनी बड़ी घटना है, लेकिन कोई भी मानव अधिकार आयोग आज तक इसका संज्ञान क्यों नहीं लेता? सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये बड़ी आश्चर्य की बात है। ये प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटेक्टिव संस्थाएं गवर्नमेंट की और लोगों को हितों की रक्षा करने के लिए, चाहे माइनॉरिटी कमीशन है, चाहे महिला आयोग है, चाहे SC/ST कमीशन है, ये आयोग क्यों नहीं इस बात का संज्ञान लेते और इस पर क्यों नहीं पुख्ता कार्रवाई की होती? वो महीना 2 महीने में उनकी जमानत हो जाती है और फिर वो खुद आज़ाद हो जाती है। तो आखिर हम जानना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि क्या ये मॉब लिंचिंग रुकनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कसूरवार को सजा मिले, उसके हम भी समर्थक हैं, मिलनी चाहिए, चाहे कोई मुसलमान हो, दलित हो या कोई भी सवर्ण हो, उससे हम पीछे नहीं हैं। हम संविधान को मानने वाले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की किताब में लिखा कि हाँ, बिना वजह किसी के साथ में मारामारी हो। यहाँ तक गौ माता का सवाल है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं भी हिंदू हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा कि हमारे यहाँ 12 भगवान, शास्त्रों में 12 भगवान का भी जिक्र है कि जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी तो 12 भगवान, मतलब सुअर को भी हम भगवान मानते हैं। तो क्या हम उसकी भी पूजा करते हैं? क्या भगवान की तो पूजा करनी चाहिए। मैं खास तौर से मैं अपने हिंदू भाइयों से सवाल करना चाहूँगा कि हम अगर हम सुअर को भगवान मानते हैं, 12 भगवान हैं हमारे, जो 12 लिखा हुआ है शास्त्रों में, क्या हम सुअर भगवान की पूजा करके क्या हम गाय के साथ साथ हम सुअर को भी पालना शुरू कर दें? तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं। इन कंट्राडिक्शन के साथ हमें गहराइयों में नहीं जाना। हम चाहते हैं इस मुल्क में बिना वजह की मारामारी बंद हो, दलितों का उत्पीड़न बंद हो। आज देखिए दलित इतना आज भी कमजोर है और आपके बिहार में तो महाकमजोर है। वो बेचारा सीधा खड़ा नहीं हो सकता, मतलब सरमाएदारों के आगे, आप लोगों के आगे, लेकिन फिर भी उसको मारा जाता है, उनको बेचने नहीं दिए जाते, उसकी खाद ले ली जाती है, झोपड़ियाँ जलाई जाती हैं। हर 6 घंटे में एक झोंपड़ी जला दी जाती है। हर 6 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है इस देश में। और हर 6 दिन के अंदर 2-3 दलितों को मार दिया जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है। क्या यही हम सभ्यता का प्रतीक दे रहे हैं? भारत, क्या हमारा देश भारत है, क्या मैसेज देना चाहता है दुनिया को? हम दुनिया के वो विश्व गुरु, एक तरफ हमारी सरकार है, खासतौर से भाजपा की सरकार, मोदी महाराज ये दावा करते हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। क्या यही हम कमजोरों को मारकर विश्वगुरु बन जाएंगे? क्या जब से 2014 से बीजेपी जैसे ही सत्ता में आई है केंद्र में, सूबों में, उसके बाद तो मारामारी डबल हो गई है, बुरा हाल हो गया है, कोई किसी की सुनना नहीं है। जो NHRC है, जो इसका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर उन पर भी आंकड़ों पर जाएं तो वो आंकड़े अपने आप ये कहते हैं कि जो रिपोर्टेड केस हैं, जो आप लोगों की मेहरबानी से, मीडिया की मेहरबानी से या कुछ जागरूक संस्था की मेहरबानी से जो केस दर्ज होते हैं, उनका भी इतना बड़ा आंकड़ा है तो उस पर अफसोस के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या हम, अगर हम हिंदू हैं, क्या हिंदू के साथ मारामारी क्यों करता है? सवाल है। क्या इसमें मीडिया के माध्यम से बीजेपी, RSS, कांग्रेस और तमाम जो सोकाल्ड पॉलिटिकल हैं, JDU और तमाम जो पार्टियां हैं, उनके नेताओं से, धार्मिक नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस मुल्क में हिंदू हो क्या? हिंदू है कौन? क्या इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा हिंदू है? अगर पिछड़ा हिंदू है, दलित हिंदू है, आदिवासी हिंदू है, तो उनके साथ बिना वजह मारामारी क्यों नहीं है? उनको एक धर्म के भाई एक होते, जैसे इस्लाम में जाते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ सब कुछ करते हैं, क्या हम एक साथ मंदिर में बैठकर पूजा नहीं कर सकते? कि एक साथ में रहकर जी नहीं सकते? तो इसी मारामारी को रोकने के लिए, इसी डिस्पैरिटी को रोकने के लिए हम मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस के जरिए और अम्बेडकर समाज पार्टी के जरिए हम लोग चाहते हैं कि हम अपने भाइयों से, खासतौर से हिंदू भाइयों से, खासतौर से सवर्ण हिंदू भाइयों से
हम ये अपील करना चाहेंगे कि भाई इस तरह की मारामारी रोकें। इससे पूरी आज मीडिया इतना जागरूक है, वर्ल्ड मीडिया इतना जागरूक है कि इससे इस बिना वजह की मारामारी से बदनामी हो रही है, भारत देश बदनाम हो रहा है, हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है। तो हम ऐसा बदनामी का काम करना बंद कर दें और सरकार से और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट से हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी है कि यह मानवाधिकार आयोग अमानव अधिकार आयोग कैसे बन गया है। सुप्रीम कोर्ट जो प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमनिटी है यहाँ पे, वो इस पर कोई स्वतः संज्ञान लेकर आज तक क्यों कार्रवाई हुई। आप यहाँ लक्ष्मणपुर बात है 1996-97 में बहुत बड़ी मतलब वारदात हुई थी, इसमें 58 तक मार गए लोग अटक थे। आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। निचली अदालत ने कुछ लोगों को फांसी की सजा दी और हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। इसी तरह से मेरठ मलियाना हासिलपुरा का केस था जिसमें पीएचसी के लोगों ने, यूपी के अंदर पीएचसी के लोगों ने हजारों लोग मारे थे। वहाँ भी निचली अदालत फांसी सजा देती है और हाई कोर्ट उनको बरी कर देता है। तो आखिर क्या निचली अदालत में और हाई कोर्ट में इतना डिफरेंस क्यों है, उनकी सोच में डिफरेंस क्यों है? क्या कानून, क्या हाई कोर्ट अलग कानून पर बात करता है या लोअर कोर्ट अलग कानून के लिए अलग कानून के हिसाब से सजा देते हैं, या जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसके आधार पर? अगर 58 लोग अगर मारे थे, रणवीर सेना के लोगों ने मारे थे, उस समय तमाम मीडिया में आया था। क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जवाब क्यों नहीं देता कि वो लोग उन्होंने फांसी लगाई थी, कैसे मरे थे? ऐसा क्यों नहीं है इस देश में? आज भी हम समझते हैं कि यहाँ का जो मजलूम है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुस्लिम, बहुत से ईसाई है, ये न्याय के लिए तड़प रहा है, न्याय नहीं हो रहा उसके साथ में। तो ये अन्याय कब तक चलेगा? अन्याय के आधार पर हम दुनिया को क्या पैगाम देंगे, कैसे विश्व बनेंगे? ये माननीय मोदी जी इस बात का जवाब दें और यहाँ के तमाम सरमाएदार जवाब दें। और हम अपनी इस फोरम के जरिए हम चाहेंगे कि इन लोगों का रिहेबिलिटेशन हो, जो लोग मारामारी पाए जाते सजा के साथ साथ उन पर जुर्माना भी लगे, जिससे कि जो बेवजह की जो मॉब लिंचिंग के शिकार हैं उनको कंपनसेट किया जा सके। ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी होनी चाहिए और जितने भी जागरूक संस्था हैं, जागरूक लोग हैं समाज में, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोगों की जिम्मेदारी बनती है इस मारामारी पर विराम लगे। यही बात करने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। धन्यवाद जी सर। लिस्ट है मेरे पास में। बिहार में कितने लोगों को मारा गया बिहार में? जी बिल्कुल डाटा है, ये लिस्ट है, आप कहेंगे मैं दे दूंगा। ये 10-12 पेज की लिस्ट है, ये मैं पूरा दे दूंगा। बिहार का भी डाटा, बिहार का ही डाटा है मेरे पास में, 16 जून से लेके जुलाई, ये सारा डाटा मैं लेके आ जाऊँगा। बिहार में कितने लोगों को मारा गया मॉब लिंचिंग? देखिए बता दीजिए ना एग्जैक्ट, तो मैं बता, देखिए बिहार का वो अलग अलग है, ये सारा डिटेल है। देखिए बिहार में ये भी सैकड़ों की तादाद है, ये बराबर है। देखिए 106। हाँ हम लिस्ट दे देंगे आपको, आपको फोटो कॉपी करा के दे देंगे, उसके बाद में दे देंगे आपको। सर मॉब लिंचिंग की घटना किसी विशेष घटना का उल्लेख करना चाहिए क्या? कोई ऐसी घटना जो आपके लिए नहीं? देखिए यहाँ बलात्कार भी हो रहे हैं, मैंने बताया नहीं कि हर 6 मिनट में एक दलित महिला का बलात्कार हो रहा है। बलात्कारी कौन है? बलात्कारियों को कौन संरक्षण दे रहा है? इस देश का कानून तो नहीं दे रहा। कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले संरक्षण जरूर दे रहे हैं। जो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले, कानून को लागू करने वाले लोग हैं, उन लोगों का संरक्षण है। देखिए उन्नाव के यूपी की घटना है जिसमें सैंडर साहब एमएलए थे बीजेपी के, उन्होंने एक जो लड़की थी उसके साथ बलात्कार किया, महीनों तक बलात्कार किया। जब वो गई उसमें कोर्ट में चली गई, थाना में चली गई, तो उसको बाद में उसको भी मरवा दिया गया। बताइए ये क्या हो रहा है? आप कर रहे हैं कि कानून के लेकिन हम पूछ रहे हैं कि मॉब लिंचिंग की कोई ऐसी घटना है जिसका आप उल्लेख करना चाहेंगे? जी मॉब लिंचिंग की घटना, मॉब लिंचिंग की घटना देखिए आप, मैं आपको हाँ जी मैं बता रहा हूँ। जी 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 नहीं जन, हाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये 2017 की घटना थी। इसमें उना आपने गुजरात में सुना होगा, 4 हाँ उसके साथ में एक बहुत बड़ा जंगल है जिसमें 12,000 बब्बर शेर रहते हैं और शेरों ने गाय को घायल कर दिया और वो गाय मर गई। उसकी गाय की खाल उतार रहे थे वो लोग, उनको 4 लड़कों को पकड़कर 4 किलोमीटर तक उनको घसीट के ले गए और फिर जाके चौराहे पे खड़े करके उनको मारा। मैं वहाँ भी गया था। आपके बिहार में भी कब घटना नहीं है, बहुत सारे, झारखंड का भी मैंने विजिट किया। जानना चाह रहे हैं, इनको हम जवाब दे देते हैं। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 परिवार आए हुए हैं,
आप लोग खूब सुने होंगे मुसरी घरारी में खलील रिजवी का। आप पत्रकार ईमानदारी से बताएं, आपको पता है कि जो हत्यारा था वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है? आपको पता है कि खलील रिजवी जो मृतक है उनकी मोटरसाइकिल अभी तक बरामद नहीं हुई है? आपको पता है कि खलील रिजवी को कंपनसेशन के नाम पे उनकी पत्नी या उनकी माता को या उनके पिता को कुछ भी नहीं मिला सरकार की तरफ से? वो परिवार के लोग अभी आए हुए हैं, मैं पेश करूंगा आपके सामने। आपके पटना शहर के अंदर पाटलिपुत्रा में एक स्लम एरिया में रहते हैं, जो पाटलिपुत्रा में रेलवे स्टेशन के पास जो झुग्गियां हैं नाले के किनारे, आपको मैंने ज्ञान होना चाहिए क्योंकि आप सभी लोग पत्रकार पटना में काम करते हैं। यहाँ आलमगीर नाम के एक 28 वर्ष के मुस्लिम युवक की लिंचिंग हुई। लिंचिंग का मतलब होता है, मोब का मतलब होता है कि भीड़ तंत्र, 10 लोग मिलकर, हम ठीक है हमसे आप सब पैसे का लेन देन हो सकता है पारिवारिक मामला हो सकता है जमीन जायदाद का झगड़ा हो सकता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि एक व्यक्ति कहीं अकेला पकड़ा और आप 20 लोग, और 20 लोग एक परिवार के नहीं है, इसलिए यह पारिवारिक नहीं कहा जाएगा। 20 लोग लेन देन में भी शामिल नहीं हो सकते हैं, अगर एक परिवार के होंगे तब कहेंगे। 20 लोग मिलकर, 15 लोग मिलकर, 10 लोग मिलकर एक व्यक्ति को मारते 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 मार देता। खलील रिजवी जो मृतक है उनका वीडियो आज भी मेरे पास है, जहां वीडियो में लगभग 10 से 12 लोगों की आवाज सुनाई दे रही है, 2-3 चेहरे भी दिख रहे हैं। गिरफ्तारी केवल एक, उसकी भी जमानत। माहेनूर आपने सुना होगा कटिहार में। इस तरह की अनेकों घटनाएं ऐसी हैं जिसमें अपराधी आजाद घूम रहे हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है प्रशासन के लिए, न्याय के लिए, संविधानवादियों के लिए। दूसरा कि जब सारी व्यवस्था है कि जी विक्टिम को आप कंपनसेशन देंगे, आप उनको मुआवजा देंगे, उसको कम से कम फिर से पुनर्वास के लिए आशा देंगे, और सब कुछ व्यवस्था होने के बाद कौन लोग हैं जो सरकार से दिलवा नहीं पाते हैं या लेकर खा जाते हैं? ये कौन सा मसला है? जब ये घटना घटती है तो नेताओं का तांता लग जाता है। कोई धर्म के नाम पर नेता पहुंचते हैं, कोई जाति के नाम पर पहुंचते हैं, कोई पार्टी के नाम पर पहुंचते हैं, लेकिन नतीजा जब आप देखेंगे तो नतीजा आएगा शून्य, मिला कुछ नहीं, जाने वाला तो चला गया। और इसके अतिरिक्त तो इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो व्यक्ति जिसने हत्या कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला हो और वो अगर घूम रहा है आजाद होकर, तो इसका मतलब है कि अपराध को बल मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। और देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य तो आप लोगों ने सुना ही होगा, यही हो रहा है इस देश में। और बिहार की बात बार बार पीछे से मैं चेहरा देख नहीं रहा था, हमारे कोई साहब पूछ रहे हैं बिहार का डेटा, 12 लोगों का डेटा है यहाँ बिहार का सर, अलग अलग वर्षों में 2014 से लेकर अब तक, जिनकी हत्या भीड़ के द्वारा सड़कों पर कर दी गई और उसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया। इसके अतिरिक्त कई ऐसी हत्याएं हैं जिनको दबाया गया, जिनको धर्म जात का एंगल नहीं दिया गया और जिनको सरकार ने किसी भी तरह से मैनेज कर लिया। लेकिन ये वो मैंने डेटा है जो सार्वजनिक हो गया, जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में चला। आपको आश्चर्य होना चाहिए कि जो दुनिया के माने जाने चैनलों में है अल जजीरा चैनल, उसने 3 घटनाओं का जिक्र बिहार के किया। अल जजीरा मुस्लिम देशों में सबसे लोकप्रिय चैनल माना जाता है और बीबीसी तो रोज दिखा रहा है इन चीजों को। तो इसलिए ये मुद्दा है और ये मैंने सबको ये संवेदनशील मुद्दा है, इस पर सबको गंभीर होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार बंधु लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण अंग है, स्तंभ है। आपके माध्यम से अगर सच बोला लिखा जाएगा तो मुझे विश्वास है कि सोच भी बदलेगी, माहौल भी बदलेगा और सरकार जिस व्यवस्था को पर्दे के पीछे से लागू करना चाहती है, जो संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है, इससे क्या होता है, लोगों की आस्था कमजोर हो रही है। अरे लोग मार देता, हमको तो न्याय मिलता ही नहीं, इसका मतलब क्या कानून कमजोर है? नो, कानून कमजोर नहीं है, कानून लागू करने वाले कमजोर है या किसी सोच से ग्रसित है। ये उनके सवाल का जवाब था, बाकी सवाल आप मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कर सकते हैं। आइए नसीम साहब, आइए।